आज हम एक स्रोत के जरिए भारत के इतिहास के दो सबसे उथल-पुथल भरे दशकों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा दौर था जो विद्रोहों और जबरदस्त राजनीतिक संकटों से भरा हुआ था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो लेखक अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से करते हैं। और ये जो कोट है ना, ये आने वाली घटनाओं को समझने के लिए एक तरह से एक जमीन तैयार करता है। ये बताता है कि कैसे लेखक के अनुसार जब तर्क को दरकिनार कर दिया गया तो देश को एक के बाद एक संकटों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। लेखक के मुताबिक ये जो पूरा दौर था, इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी एक निर्विवाद जीत से हुई थी। अब देखिए, आमतौर पर तो जीत के बाद स्थिरता आती है ना? पर यहाँ एक शानदार सैन्य सफलता के ठीक बाद घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने देश की नींव हिलाकर रख दी। और वो जीत थी 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत की एक तरफा जीत। ये वो ऐतिहासिक क्षण था। अब सोचिए, लेखक का तर्क ये है कि ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि उस वक्त की सरकार को तो सालों तक सत्ता में कोई छू भी नहीं सकता था, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि जीत के इस शिखर से चीजें इतनी तेजी से गलत कैसे होने लगीं? आखिर हुआ क्या? चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इसके ठीक बाद शुरू हुई। लेखक का तर्क है कि जीत के लगभग फौरन बाद ही देश के अंदर ही संकटों का एक सिलसिला शुरू हो गया। मतलब शांति और स्थिरता आने के बजाय युद्ध के बाद के साल देश भर में आंदोलनों और राजनीतिक अशांति से भर गए। ऐसा लग रहा था मानो देश एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसता जा रहा हो। अब जरा इन घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। 1974 में गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन शुरू होते हैं। फिर ठीक एक साल बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया जाता है। इसके बस कुछ ही दिन बाद 25 जून को विपक्ष देशव्यापी आंदोलन का ऐलान करता है और अगले ही दिन 26 जून को देश में आंतरिक आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी जाती है। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ और नतीजा ये निकला कि लोकतंत्र ही निलंबित हो गया। और यहीं से हम पहुंचते हैं भारत के इतिहास के सबसे विवादित दौर में से एक पर, 1975 की इमरजेंसी। लेखक के विश्लेषण में ये घटना एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ थी। लेखक के शब्दों में इमरजेंसी लगाना एक गंभीर राजनीतिक भूल थी। एक ऐसा फैसला जिसने देश को तानाशाही मनमानी के रास्ते पर धकेल दिया। ये वो कदम था जिसने देश की दिशा ही बदल दी। पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। देश एक ऐसे संकट से गुजर रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 21 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन महीनों की गिनती है जब तक देश में इमरजेंसी लगी रही। पूरे 21 महीने। ये दौर खत्म हुआ मार्च 1977 में, जब चुनाव हुए और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई। और इसी के साथ भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन लेखक के मुताबिक संकटों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब देश के भीतर की उथल-पुथल ने एक नया और ज्यादा हिंसक रूप ले लिया। चलिए 1980 के दशक की तरफ बढ़ते हैं। और 1980 के दशक की कहानी को परिभाषित किया इन दो राज्यों ने, असम और पंजाब। ये देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र बन गए। दोनों जगह पर वजह अलग थी, लेकिन अंजाम बहुत हद तक एक जैसा और विनाशकारी था। पहले बात करते हैं असम की। लेखक के अनुसार यहाँ के संघर्ष की जड़ में था दशकों से चला आ रहा अनियंत्रित और अवैध आप्रवासन का मुद्दा, और इसी मुद्दे ने एक ऐसे हिंसक और अलगाववादी आंदोलन को जन्म दिया जिसने राज्य को सालों तक अस्थिर बनाए रखा। अब इस बात को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये टेबल असम और पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करता है। अब देखिए कि 1911 से लेकर 1971 तक हर दशक में असम की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की औसत दर से कहीं ज्यादा रही, और 1961 और 71 के दशकों में तो ये अंतर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। और ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखाता है। 1971 के दशक में जहां पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 24.8% थी, वहीं असम में ये 35% थी। मतलब 10% से भी ज्यादा का फर्क।
लेखक इसी डेमोग्राफिक प्रेशर यानी जनसंख्याकीय दबाव को उस क्षेत्र में हुए संघर्ष का एक मुख्य कारण बताते हैं। अब असम से चलते हैं पंजाब। उसी दौरान पंजाब में एक और संकट पनप रहा था। लेखक इसे दुखद घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला बताते हैं जिसका अंत 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में हुआ। एक ऐसी घटना जिसने समाज पर बहुत गहरे घाव छोड़े। तो ये तो थीं देश के अंदर की चुनौतियां, लेकिन इसी दौर में लेखक एक बड़ी विदेश नीति की विफलता की ओर भी इशारा करते हैं, जिसे वो उसी अतार्किकता के सिलसिले की एक और कड़ी मानते हैं। बात हो रही है श्रीलंका में भारत के सैन्य हस्तक्षेप की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को वहां भेजा गया तो उसका असल मकसद क्या था? तो देखिए, कागज पर तो उद्देश्य बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, तमिल अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। दूसरा, एक अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन न करना। तीसरा, श्रीलंका में बाहरी ताकतों जैसे अमेरिका या पाकिस्तान के दखल को रोकना। और चौथा, क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ाना। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन असल में जो हुआ वो कुछ और ही था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? लेखक के विश्लेषण के अनुसार ये मिशन लगभग हर स्तर पर विफल रहा। इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी में चूक हुई, ऑपरेशनल प्लानिंग खराब थी, LTT की सैन्य ताकत को बहुत कम आंका गया। आप सोचिए, सैनिकों के पास नक्शे और दुभाषियों जैसे बुनियादी संसाधनों तक की कमी थी। कमांड स्ट्रक्चर में भी कंफ्यूजन था। और सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना न तो तमिलों का और न ही श्रीलंकाई पक्ष का भरोसा जीत पाई। 1230। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या है जो इस असफल मिशन में शहीद हुए। ये हमें उस हस्तक्षेप की भारी मानवीय कीमत की याद दिलाता है। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। ये हमें वापस उसी शुरुआती विचार पर ले जाता है, अतार्किकता की कीमत। और ये कीमत कितनी भयानक हो सकती है, इसका सबसे दुखद उदाहरण है जो कीमत देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने चुकाई। ये टाइमलाइन उन संकटों के सीधे और विनाशकारी नतीजों को दिखाती है। 31 अक्टूबर 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ ही महीनों बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों ने कर दी। और फिर 19 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक LTT आत्मघाती हमलावर ने की। 2 प्रधानमंत्री और दोनों की हत्याओं के तार सीधे तौर पर पंजाब और श्रीलंका के उन्हीं संकटों से जुड़े थे जिनकी हमने बात की। ये एक बहुत ही गंभीर याद दिलाता है कि दांव पर क्या लगा था। तो आखिर में लेखक का निष्कर्ष क्या है? उनका कहना है कि ये घटनाएं सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं थीं, ये उस वक्त का नतीजा थीं जब उनके शब्दों में एकता और एकजुटता की एक स्पष्ट भावना को त्याग दिया गया था। मतलब ये विनाशकारी दशक सिर्फ बुरी किस्मत का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये राजनीतिक सोच में आए एक बुनियादी बदलाव का परिणाम थे। और हम आज की चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जब सार्वजनिक मामलों में तर्क खो जाता है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब तर्क को दरकिनार किया जाता है तो उसकी असली मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।